करें और बेल आइकन दबाएं यूट्यूब ऐप। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अवेयरनेस पे। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि सरकार के द्वारा वन नेशन वन इलेक्शन कराने की कोशिश की जा रही है और इसको देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमेटी का गठन किया है और इस कमेटी को हेड किया जा रहा है बाय फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के द्वारा। तो मैं इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा कि इसके फ़ायदे क्या हो सकते हैं, चैलेंजेस क्या हो सकते हैं, यहाँ पर क्या क्या चीज़ों में बदलाव करना होगा और इसका मतलब क्या है जब हम वन नेशन वन इलेक्शन कहते हैं। तो कौन कौन से इलेक्शन इसके अंदर इंक्लूड किए जा सकते हैं, काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं आगे हो क्या रहा है। देखिए, जैसा कि मैं कह रहा था कि केंद्र सरकार ने एक कमेटी का गठन किया है और उस कमेटी को हेड किया जा रहा है फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा, ताकि देश के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन का जो पॉसिबिलिटी है वो लाया जा सके। मतलब भारत में जो हर लगभग 6 महीने के बाद आप सुनते होंगे कि कोई ना कोई इलेक्शन आ रहा है, किसी न किसी राज्य में इलेक्शन आ रहा है, तो उन सारी चीज़ों को हटाकर एक बार 5 साल में एक बार इलेक्शन हो और सभी राज्यों का इलेक्शन और देश का जो लोकसभा का जो इलेक्शन होता है उसको एक साथ कराया जाए। पिछले काफ़ी समय से आप देखोगे तो प्राइम मिनिस्टर ने कई बार इसको लेकर बात की है और कहा है कि देश में लोकसभा का चुनाव, देश में जितने भी राज्य हैं उनका असेंबली चुनाव वो एक साथ हमें कराना चाहिए, क्योंकि इसके कई फ़ायदे हो सकते हैं। इनफैक्ट 2019 में जब लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ था तब उसके जस्ट बाद उन्होंने इसके बारे में वापस से जिक्र किया था और कहा था कि इसको लेकर हम एक कमेटी बनाएंगे और ये कमेटी बनाई जा चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं, जो अपोजिशन पार्टी है लगभग जितनी भी आप देखोगे तो उन्होंने इस चीज़ को अपोज किया है। उनका कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर 2019 में ही मैं आपको बता दूं, उस समय के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे सुनील अरोड़ा जी, उन्होंने ये कहा था कि देखिए, इलेक्शन कमीशन चाहता है कि इस तरह की चीज़ें हो, मतलब बार बार इलेक्शन कराने की जो ज़रूरत हो वो ना हो। लेकिन मुझे लगता नहीं कि ये इतना जल्दी पॉसिबल हो पाएगा। उन्होंने 2019 में ये बात कही थी। खैर देखते हैं कि ये पॉसिबल है कि नहीं, क्योंकि जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है उनको सहमत होना ज़रूरी है, उनको साथ बैठना पड़ेगा और एक कॉन्सिक्वेंसेस डेवलप करनी पड़ेगी। क्योंकि आप समझिए, हम डेमोक्रेसी में जीते हैं। यहाँ पर एक दो पार्टी अगर कह दे कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए तो वो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर अगर हमें डेमोक्रेसी को जिंदा रखना है तो सारे पॉलिटिकल पार्टी को मिलकर उसको आगे बढ़ाना है, क्योंकि अल्टीमेटली चुनाव जो है वो कौन लड़ेगा, वो पॉलिटिकल पार्टी ही तो लड़ेंगी। अगर वही उसका विरोध करेंगी तो पॉसिबल वो कैसे हो पाएगा। तो इसी की वजह से ये जो पूरा मुद्दा है वो काफ़ी ज़्यादा डिबेटेबल रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि होना चाहिए, कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, जो लगातार कई चीज़ें चलती आ रही है, खबरें आ रही है अलग अलग सोर्सेस के माध्यम से। आपको पता होगा कि अगले साल लोकसभा का चुनाव होना है मई जून के महीने तक, और उसके पहले अगर आप देखोगे तो इस साल नवंबर दिसंबर में भी यहाँ पर कई राज्यों के चुनाव होने हैं। तो शायद यहाँ पर पॉसिबिलिटी आ रही है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन कराया जाता है तो ये जो नवंबर दिसंबर का चुनाव है, राज्यों का चुनाव है, वहाँ पर उसके साथ अगले साल जो कुछ राज्यों के और भी चुनाव होने हैं उनको शायद इधर से उधर शिफ्ट कर दिया जाए। लेकिन क्वेश्चन अब आपके मन में ये आना चाहिए कि आखिरकार ये कैसे हो गया। मतलब आज के डेट में जो हम देखते हैं कि 6-6 महीने पर इलेक्शन होते जा रहे हैं हमारे देश में, आखिरकार ये सिचुएशन आई कैसे? क्या आज़ादी के बाद देश में सारे चुनाव एक साथ नहीं कराए गए थे? मैं आपको बता दूं, आज़ादी के बाद 1952 में 1957 में तब आप देखोगे तो चुनाव लगभग एक साथ ही कराए जाते थे। लेकिन धीरे धीरे चलकर यहाँ पर कई सारे पॉलिटिकल चेंजेस देखने को मिले। जैसे सबसे पहली बार ये जो कड़ी है वो कब टूटी, तो मैं आपको बताता हूँ कि वो 1959 में टूटी थी। 1959 में क्या हुआ था, कांग्रेस पार्टी की ही सरकार थी। आपको पता ही होगा, जवाहरलाल नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने यहाँ पर आर्टिकल 357 का इस्तेमाल करते हुए केरला के अंदर जो सरकार बनी थी 1957 में, उसको हटा दिया था। आपको पता है यहाँ पर प्रेसिडेंशियल रूल इसको कहते हैं। यहाँ पर राज्य सरकार की जो पावर है वो चली जाती है और डायरेक्टली जो गवर्नर है वो रूल करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ सेंटर। तो उस समय केरला के अंदर जो कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी उसको बर्खास्त कर दिया गया था एज पर आर्टिकल 356। और वहीं से आप अगर देखोगे तो कई सारी चीज़ें में जो बदलाव देखने को मिला है। इनफैक्ट आगे चलकर क्या हुआ कि कांग्रेस की पार्टी से भी जो बहुत सारे लीडर्स है वो दूसरे पार्टी में चले गए। डिफेक्शन की वजह से यहाँ पर जो राज्यों के अंदर जो कांग्रेस पार्टी की सरकारें थी वो भी गिरने लग गई थी। और इसी की वजह से क्या हुआ, कभी एक राज्य का चुनाव होता, कभी दूसरे राज्य का चुनाव होता, और इसी की वजह से आज हम ये सिचुएशन देख सकते हैं।
कि हर साल आपको कहीं ना कहीं 2 बार इलेक्शन देखने को मिलता है। मतलब हमेशा कहीं ना कहीं इलेक्शन मोड में ही हम रहते हैं। हर 6 महीने में कोई ना कोई इलेक्शन आ जाता है। और अभी प्रेजेंट में मैं आपको बता दूं कि जो लोकसभा का चुनाव है उसके साथ कितने राज्यों का चुनाव होता है, तो बहुत ही कम संख्या में यहाँ पर आपको ये चुनाव देखने को मिलेंगे। यहाँ पर लोकसभा के चुनाव के साथ आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के कुछ ऐसे राज्य हैं जिनका चुनाव लोकसभा में के चुनाव के साथ ही देखने को मिलता है। खैर, अब क्वेश्चन ये है कि वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब क्या है। जैसा कि आप अभी देख रहे होंगे, इसका सिंपल अर्थ हुआ कि जितने भी राज्यों के चुनाव होते हैं, जो स्टेट असेंबली के चुनाव होते हैं, वो एक ही साथ हो। जो लोकसभा का चुनाव होता है उनको एक साथ कराया जा सके। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि हम ये बात कर रहे हैं कि जो लोकल चुनाव होते हैं, लोकल इलेक्शन, जैसे कि आपका पंचायत का इलेक्शन हो गया, शहर में म्यूनसिपैलिटी का इलेक्शन हो गया, या फिर कोई बाई इलेक्शन हो गया, वो सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड नहीं की जा रही हैं। यहाँ पर सिर्फ राज्यों और का चुनाव और स्टेट असेंबली और लोकसभा का जो चुनाव होता है वो एक साथ कराना है। अब ये एक साथ कराना हो सकता है एक दिन में हो जाए, लेकिन हो सकता है इसमें काफ़ी टाइम लग जाए। लेकिन मैं आपको बता दूँ, ये एक दिन में पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो इसको देखते हुए एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड में से 2 से 3 महीनों के अंदर इसको कराया जाए, तो क्या ये पॉसिबल है? मतलब कि हर 5 साल में एक बार चुनाव हो सके, क्या ये पॉसिबल है? इसके बारे में मैं आपको आगे थोड़ा सा और बताऊंगा, लेकिन पहले इसके पॉजिटिव इफेक्ट को देख लेते हैं। अगर ऐसा होता है तो इससे फ़ायदा क्या होगा? देखो, सबसे बड़ा फ़ायदा तो यहाँ पर ये बताया जाता है, दैट इज़ फाइनेंशियल रिसोर्सेज बचेंगे। मतलब जिस तरीके से आप देखते होंगे हमारे देश में पैसे खर्च किए जाते हैं, देखो एक तरफ इलेक्शन कमीशन है, उसका भी खर्च होता है, ईवीएम लगाना, सिक्योरिटी फोर्सेस को डिप्लॉय करना, मतलब जितना बड़ा टास्क है भारत के अंदर चुनाव कराना। अब तो हम दुनिया के सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली देश भी बन चुके हैं, और साथ ही साथ अगर डेमोक्रेटिक वे में चुनाव कराना है तो सब कुछ सही ढंग से होना चाहिए। इसके लिए आप देख सकते हो 2019 में लोकसभा का जो चुनाव कराने का खर्च आया था, मैं इलेक्शन कमीशन की खर्च की बात कर रहा हूँ, उनका खर्च आया था लगभग 10,000 करोड़। और सिर्फ यही नहीं, आपको पता है इससे कहीं ज़्यादा खर्च पॉलिटिकल पार्टीज़ करती है। कोई फ्री वीज दिया जाता है, कई बार कह दिया जाता है हम ये बांटेंगे। कई बार आपने खबरें देखी होंगी कि किसी राज्य में चुनाव है, वहाँ पर करोड़ों रुपए पाए गए गाड़ी के अंदर या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास, तो वो सब खर्चा आता है। दोस्तों, लेट मी टेल यू, यहाँ पर बताया जाता है कि लगभग 60,000 करोड़ का, जस्ट इमेजिन, इतना बड़ा खर्च यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इस तरह से इतना सारा पैसा हर साल खर्च होगा तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी। तो ये सारे पैसे काफ़ी हद तक बच सकते हैं, ये बताया जाता है। फिर इसके साथ साथ यहाँ पर कई सारा बर्डन होता है, सिक्योरिटी फोर्सेस को बार बार डिप्लॉय करना, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो होते हैं उसका सारा बर्डन हो गया। तो वो सारी चीज़ों की वजह से बहुत मुश्किल होती है, तो वो सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। फिर इसके साथ साथ यहाँ पर कई सारे रिपोर्ट्स में कई बार ये भी बोला गया है कि अगर 5 साल में सिर्फ एक बार चुनाव होंगे तो जो सरकारें हैं वो गवर्नेंस मोड में रहेंगी रैदर दैन इलेक्शन मोड। आज के डेट में आप देखते हो तो कई बार आरोप लगता है, जो अपोजिशन पार्टी है वो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर आरोप लगाती है कि प्राइम मिनिस्टर होकर वो बार बार राज्यों के अंदर चुनाव प्रचार करने चले जाते हैं। फिर बीजेपी है वो कहती है कि नहीं, यहाँ पर अपोजिशन पार्टी है, उनकी तरफ से बार बार चुनाव कराने की कोशिश की जाती है। खैर, ये आरोप प्रत्यारोप लगता रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टी है, अगर वो एक बार चुनाव चुनकर आती हैं तो उनका मेन काम क्या होना चाहिए? लोगों की सेवा करना, गवर्नेंस करना। तो अगर आप यहाँ पर 5 साल में सिर्फ एक बार चुनाव होगा तो मान लो जिस साल में चुनाव है 6-8 महीने चुनाव के अंदर निकल जाएगा, लेकिन बाकी समय तो वो लोगों की भलाई के लिए काम करेंगे। एक बड़ा फ़ायदा यहाँ पे ये देखने को मिलेगा। फिर इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो लॉ कमीशन है, उन्होंने ये कहा कि अगर एक बार चुनाव हो तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से जो वोटर टर्नआउट है वो भी इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि आज के डेट में बार बार चुनाव होने से जो लोग बाहर रहते हैं वो बार बार वोटिंग करने नहीं आना चाहते, तो वो सारी प्रॉब्लम खत्म हो सकती हैं। लेकिन क्या ये इतना आसान है? क्या यहाँ पर एक साथ चुनाव कराया जा सकता है? तो देखिए, बहुत सारे चैलेंजेस है। सबसे पहले चैलेंजेस है, कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करना पड़ेगा और कई सारे लीगल फ्रेमवर्क्स के अंदर बदलाव करने पड़ेंगे। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यहाँ पर हमें करना होगा। कहने का मतलब ये है कि 2/3 मेजॉरिटी से हमें सबसे पहले तो पार्लियामेंट के अंदर से पास कराना होगा। साथ ही साथ क्योंकि यह
राज्य से भी जुड़ा हुआ मामला है। तो आपको पता ही होगा कि अगर कोई भी चीज़ राज्य से जुड़ी होती है तो उसको स्टेट असेंबली में भेजा जाता है। तो हमारे देश में जितने भी राज्य हैं, जैसे मान लो 28 राज्य हैं, तो उसमें से कम 50% मतलब 14 स्टेट्स को पास करना पड़ेगा, सहमति जतानी पड़ेगी कि हाँ हम इस चीज़ को मान रहे हैं। तो अगर ऐसा हो पाता है तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। तो इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना ये आसान काम नहीं होता है, इसमें बहुत लंबा समय लग जाता है और भी कई सारे लीगल बदलाव करने पड़ेंगे। साथ ही साथ सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं जो कि रिकॉग्नाइज पार्टी है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, स्टेट पॉलिटिकल पार्टी हो गई, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी हो गई, जो इलेक्शन कमीशन रिकॉग्नाइज करती है, वो सभी सहमत होंगे तब तक जब तक ये वन नेशन वन इलेक्शन कराना बहुत ज़्यादा मुश्किल का काम है। फिर यहाँ पर जो नेक्स्ट चैलेंज बताया जाता है वो ये है कि अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन कराते हैं तो क्या इसकी वजह से रीजनल इशू जो राज्यों में इशू है क्या वो खत्म हो जाएंगे। जैसा कि मैं अगर बता दूं कि लास्ट अभी कौन सा इलेक्शन हुआ था, तो कर्नाटका में चुनाव हुआ था। तो कर्नाटका में जो चुनाव हुआ था वहाँ पर जो इशू उठे थे वो हाईलाइट हो गए थे। वही अगर मान लो मैं कहता कि कर्नाटका का चुनाव बाकी सारे चुनाव लोकसभा के चुनाव के साथ ही कराए जाते, तो क्या वह कर्नाटका का इशू हाईलाइट हो पाता जितना अभी हुआ है? जाहिर सी बात है नहीं हो पाता, क्योंकि सब कुछ लोकसभा चुनाव के अंदर नेशनल मुद्दा आ जाता है। बड़े बड़े जियोपॉलिटिक्स, फॉरेन अफेयर, फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी बड़े बड़े मुद्दे हैं वो सभी लोकसभा के चुनाव के अंदर आ जाते हैं। तो राज्यों के मुद्दे हैं वो ढक जाते हैं। तो यहाँ पर यह भी बताया जाता है कि ये एक बड़ा चैलेंज हो सकता है, इशू हो सकता है, जो राज्यों के अंदर जो पार्टीज है वो इसके लिए कभी सहमत नहीं होंगी। फिर नेक्स्ट यहाँ पर जो बड़ा मुद्दा है वो यही है कि मान लो अगर किसी राज्य में सरकार गिर जाती है तब क्या होगा? तब फिर वापस से साइकिल खराब हो जाएगा। मान लो आपने एक बार ये साइकिल ठीक कर दिया, जैसा कि आज़ादी के बाद 1952 से 57 में देखने को मिला था। एक साथ सभी चुनाव कराए गए थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, फिर चीज़ें बिगड़ गई। उस केस में क्या हो पाएगा इसको लेकर कोई अभी क्लियरिटी नहीं है। खैर, इसके अलावा एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, मैंने आपको बताया था कि एडवांटेज में पैसा बचेगा, लेकिन मैं इसमें भी आपको बता दूं कि इसका जो दूसरा डिसएडवांटेज भी हो सकता है। कैसे? जैसे क्या होता है कि अभी मान लो एक साथ इतने सारे चुनाव कराने हैं तो कई ईवीएम मशीन और चाहिए होंगे। ईवीएम मशीन के लिए तो पैसे चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ईवीएम की जो लाइफ है वो 15 साल की होती है। तो मतलब अगर 5 साल में एक बार चुनाव होता है तो उस ईवीएम को आप मात्र 3 बार इस्तेमाल कर पाएंगे। आज के डेट में तो बहुत बार आप उस ईवीएम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनफैक्ट लॉ कमीशन ने यहाँ कहा कि 2019 में अगर एक साथ सभी राज्यों का चुनाव और लोकसभा का चुनाव किया जाता तो इसका खर्च लगभग 4500 करोड़ के आसपास आता। तो यहाँ पर ईवीएम का जो कॉस्ट है वो भी यहाँ पर बढ़ सकता है। अब एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, इंटरेस्टिंगली बताता हूँ, कि जैसे कई बार आपने देखा होगा कि राज्यों के अंदर यहाँ पर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है। जैसा अभी लोकसभा में लाया गया था ना नो कॉन्फिडेंस मोशन, अपोजिशन पार्टी लेकर आई थी, लेकिन बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत थी तो वो जीत गई और कोई दिक्कत नहीं हुआ। नो कॉन्फिडेंस अगर मान लो किसी राज्य के अंदर सरकार गिर जाती है तो उस केस में क्या अल्टरनेटिव हो सकता है? तो मैं आपको बता दूं, लॉ कमीशन ने 2019 में इससे रिलेटेड एक सजेशन दिया था कि किसी भी राज्य में या फिर लोकसभा में भी अगर कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है तो उसके जस्ट वास कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कराना होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो किसी राज्य के अंदर, मान लो अगर बिहार के अंदर कोई सरकार गिर जाती है तो उस समय जो भी सरकार होगी, चाहे वो बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी, जिसकी भी सरकार होगी, अगर वो सरकार गिर जाती है तो ऐसा नहीं है कि वापस से चुनाव फिर से करवाना पड़ेगा। यहाँ पर जितने एमएलए पहले से चुने हुए हैं उन्हीं में से एक नई सरकार बनेगी। उसको कहा जाता है कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, मतलब कि यहाँ पर दोबारा चुनाव कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार 5 साल में एक ही बार चुनाव होगा, भले ही सरकार कितनी बार गिर जाए, उन्हीं लोगों में से सरकार फिर से चुनकर लानी पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरह से सजेशन दिया गया था कि ये जो साइकिल ब्रेक हो जाता है ना, ये साइकिल ब्रेक करने की ज़रूरत ना पड़े। खैर, फाइनली कंक्लूजन क्या निकलता है? तो देखो, अपोजिशन पार्टी बहुत ज़्यादा इसको लेकर चिंतित है। उनका साफ साफ कहना है कि हम वन नेशन वन इलेक्शन नहीं चाहते, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि हम वन नेशन वन इलेक्शन चाहते हैं। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आगे होता क्या है। आशा करता हूँ इससे रिलेटेड काफ़ी कुछ आपको जानने को मिला होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, सी यू सून, गुड बाय।